हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। दिस इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बात करी थी कि भाई एक करंट कैरिंग वायर अगर है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी थी। हमने अलग अलग डिफरेंट उसके सेगमेंट्स देखे थे, लूप देखा था, वायर देखा था, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बात करी। पर इसका उल्टा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ये चीज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। करंट प्रोड्यूस करना मतलब एक चार्ज को मोशन में लेके आना, यही बात होती है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, ये बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अपने को, जब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में जो आगे चीजें रिलेट की जाएंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेट करेंगे। तो फ्लक्स आपको पता ही है क्या होता था। फ्लक्स, रिमेंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपने बात करी थी। क्या बोला था वहां पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, है ना। नॉर्मली पास करती थी उससे। तो ऐसे यहाँ पे है कि एक गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। तो अगर मुझे फ्लक्स को डिफाइन करना है तो कैलकुलेट हम ऐसे कर सकते हैं फ्लक्स को कि अगर आपके पास ये एक एरिया है ऐसा और इससे फ्लक्स पास हो रहा है या फील्ड पास हो रहा है इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फ्लक्स होगा वो लिखा जाएगा फाई इक्वल टू बी इंटू एस। एस क्या है? इसका एरिया। ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी एंगल पे होता तो चलो, ये तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया रखा हुआ है इस लाइंस के, लेकिन यही एरिया अगर इस तरीके से बना हुआ होता तो जैसे आप इसे ऐसा बना लीजिए कि ऐसे रखा हुआ है, जबकि इसका जो अगर अपन देखें ये ऐसा कुछ एरिया इसका बनेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया रखा हुआ है और फील्ड लाइंस ऐसी ही आपके पास, ये भी आपके पास है। इस बार एरिया और फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो एंगल आपको थीटा दे रखा है। दिस एंगल इज थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जब फ्लक्स लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा बी एस कॉस थीटा, क्योंकि एरिया हमें हमेशा चाहिए लाइंस के परपेंडिकुलर वाला। तो लाइन के परपेंडिकुलर एरिया, इस एरिया का हम एक कंपोनेंट इस तरफ ले सकते हैं विच इज बी एस कॉस थीटा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट फाई इक्वल टू बी डॉट एस। बी वेक्टर और एस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको देगा फ्लक्स। और वैसा ही आपने वहां भी किया था। आपने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था तब भी आपने लिखा था ई डॉट डी एस या ई डॉट एस। आपने वहां भी फ्लक्स को इसी तरीके से डिफाइन किया था। ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म फील्ड की बात होगी तो फ्लक्स इस तरीके से आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ पे बी जो है वो यूनिफॉर्म है, आप सीधा सीधा एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए। एरिया कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वो वाला एरिया आप ले लीजिए और सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर सोचो फ्लक्स यहाँ पे निकालना है हमें एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का फ्लक्स निकालना है तो क्या किया जाएगा? तो आपका जैसे ये कोई एरिया है, फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर करेंगे विच इज डी एस, और सीधा सीधा हम कर देंगे कि अगर इस एरिया वेक्टर में, इसको एरिया वेक्टर बना देते हैं कि अगर ये एरिया वेक्टर है इस तरफ और यहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड है इस तरफ और ये एंगल अगर थीटा है, तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस, है ना। छोटा सा फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से पास हो रहा होगा, एलिमेंट्री फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? बी डॉट डी एस के बराबर।
और अगर हमें पूरे एरिया से फ्लक्स निकालना है तो हम जानते हैं क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन विल गिव यू नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस एरिया। तो अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करके वहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको यूनिफॉर्म एरिया दे रखा है तो आप सीधा सीधा परपेंडिकुलर एरिया उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो नीट में आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है। ओके, तो एक सर्कुलर डिस्क बना देते हैं इस तरीके से, इसकी रेडियस आपको गिवन है 0.2 मीटर्स, is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर किसकी यूनिट है? वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, वेबर आपकी यूनिट है फ्लक्स की। ठीक है, वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। चलिए, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और बोला इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस, जो डिस्क की एक्सिस है वो ऐसी होती है, इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द बी। फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। आप मान लीजिए कि फील्ड ऐसा चल रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क कितना है। तो एंगल हमें कौन सा लेना चाहिए? एंगल डिस्क के सरफेस के साथ लेते हैं या एरिया वेक्टर के साथ लेते हैं? एंगल लेते हैं एरिया वेक्टर के साथ, और एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर ये डिस्क है इस तरीके से तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर। तो आपको जो एंगल 60 डिग्री दे रखा है वो बिल्कुल सही एंगल है, क्योंकि इसका एरिया इस तरफ है और बी के साथ एंगल आपको 60 इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो बस हमें सीधा सीधा यूज करना है, फाई इक्वल टू बी डॉट एस सीधा करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है। बी आपको दे रखा है 1 बाई पाई, एरिया आपको दे रखा है इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर इज 0.2 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 0.2 का स्क्वायर इज 0.04 इंटू कॉस 60 इज हाफ, आपका आंसर आएगा 0.02 वेबर। आंसर विल बी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीट में ये। क्लियर है? तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर है। एक बार फिर से इसको जल्दी से मैं बता देता हूँ। फ्लक्स क्या था? कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं फ्रॉम अ गिवन एरिया। एरिया शुड बी द परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स टू द फील्ड। ठीक है, दूसरा फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उतना ही फ्लक्स आप बता सकते हैं। तो अगर आपको बोला गया कि एक एरिया से अगर यहाँ पे 3 लाइंस पास हो रही हैं और उसी सेम एरिया से इस जगह पे 5 लाइंस पास हो रही हैं, तो आप बताएंगे कि फ्लक्स कहाँ ज्यादा है। ऑब्वियसली फ्लक्स इस केस में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन सेम एरिया से पास हो रही है। ठीक है, और कहीं पे फ्लक्स अगर है इसका मतलब क्या है? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका मतलब यह है कि वहां पे मैग्नेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी अपनी एनर्जी होती है। तो जहां पे फ्लक्स प्रेजेंट है वहां पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट आप देख ही चुके हैं, वेबर होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट थी टेस्ला, है ना। आपने लिखा फाई इक्वल टू बी डॉट एस, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज वेबर। आप चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं। यूनिट आपको टेस्ला मीटर स्क्वायर में भी मिल सकती है और वेबर में भी मिल सकती है। ठीक है बात? चलिए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। फ्लक्स आप बताइएगा मुझे। एक रिंग आपको इस तरीके से दे रखी है और इसी के पैरेलल इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से दे रखा है, इसी फील्ड में इसी प्लेन में है ये। पूछा क्या, बताइए फ्लक्स कितना है। तो कितना होगा फ्लक्स? क्या फ्लक्स यहाँ पे 0 होगा? यस। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन में, और जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर आता हुआ या अंदर जाता हुआ जैसा भी आप माने, लेकिन एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जबकि फील्ड इस प्लेन में है, जब थीटा 90 डिग्री है दोनों के बीच का, तो कॉस थीटा होता है 0, फ्लक्स हो जाएगा 0। तो सीधी सी बात यही है कि फ्लक्स उस एरिया को कट करना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं जाना चाहिए। अगर उस एरिया को कट करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स है
अगर एरिया को कट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स यहाँ पे कितना है, 0। ठीक है बात। ऐसे अगर एक क्यूब आपको दे दिया, एक क्यूब बना रखा है और बोला कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो यहाँ से पास हो रही है ऐसे। ठीक है, इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए नेट फ्लक्स कितना है यहाँ पे, तो फाई नेट कितना होगा कि भाई जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कट करके अंदर गया, इस एरिया को कट करके जितना अंदर गया, क्या उतना ही इस एरिया को कट करके वापस बाहर भी आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फाई इन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद फाई आउट, और क्योंकि इन और आउट को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया जाता है तो नेट फ्लक्स यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। तो बात ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लोज सरफेस की बात होती है तो आप यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो नेट फ्लक्स को 0 बताएंगे, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स वहां से वापस बाहर भी आ रहा है। अगर सिर्फ एक सरफेस से पूछा गया होता तो बिल्कुल फ्लक्स होता, बी इंटू एरिया हम करते, लेकिन पूरी बॉडी से पूछा गया है तो पूरी बॉडी के लिए नेट फ्लक्स 0 है, क्योंकि जितना अंदर गया उतना वापस बाहर भी आ गया, कोई नेट फ्लक्स इसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछा गया, चलिए ठीक है, फ्लक्स की बात तो हो गई, आगे आगे देखते हैं। तो बात करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग को रखा गया ऐसा। ठीक है, एक रिंग रखी गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब बी कांस्टेंट था, मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट था, तो देखा गया ये कंडक्टिंग लूप है, रिंग मतलब आप कंडक्टिंग लूप मान सकते हैं इसे, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो देखा गया कि इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुई, ये लूप रखा हुआ है, इसमें कोई करंट नहीं आई। ठीक है, पर जैसे ही आपने बी को वेरी किया, मतलब या तो इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, तो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हुई, करंट इज नाउ नॉट इक्वल टू 0। तो ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि यार मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से करंट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। और तभी बोला गया कि ईएमआई जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से करंट प्रोड्यूस होता है। लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने की वजह से करंट आ रहा है, ये यहाँ से हमें बात कुछ एक्सपेरिमेंट करके समझ में आई थी। तो इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है या जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखिए, जब देखा गया ऐसा कि ये पूरा फील्ड था, इसके अंदर जो आपने लूप रखा हुआ है, उस लूप में अगर एरिया आपने इस लूप का चेंज किया, अगर इस लूप का एरिया आपने चेंज किया, लूप रखा हुआ है, इसमें रखे रखे आपने इसको इंक्रीज कर दिया या इसको डिक्रीज कर दिया, तब भी वहां पे करंट प्रोड्यूस हुई, करंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब फील्ड वेरी किया या फिर एरिया वेरी किया, तब भी करंट प्रोड्यूस हुई। अच्छा, इसे अगर घुमाया हमने, इस लूप को यहाँ रखे रखे हमने इस तरीके से घुमाया, अभी इसके एक्सिस पे घुमाया, एक्सिस ऐसा है, ऐसा इसको इसी प्लेन में घुमाया, ये प्लेन को कट नहीं कर रहा है, इसी प्लेन में ये ऐसे घूम रहा है, तो इस टाइम पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसमें करंट 0 था। लेकिन जैसे ही आपने इसी लूप को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, इस एक्सिस के अबाउट जैसे घुमाया, तो क्या होगा, ये अपना प्लेन चेंज करेगा, ये जो लूप है ये अभी जो स्क्रीन वाले प्लेन में है, लेकिन जैसे घूमेगा ये स्क्रीन के प्लेन से बाहर आएगा, परपेंडिकुलर होगा, फिर घूमेगा, इस तरीके से लगातार इस प्लेन को कट करेगा। तो यहां भी जैसे देखा गया तो करंट मिला, करंट इज नॉट इक्वल टू 0 हियर। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो बातें समझ में आई कि यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस किस केस में प्रोड्यूस हो रहा है, कि या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हो तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या आप अगर लूप का एरिया चेंज कर रहे हो तो प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल को चेंज करते हो तो भी करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे देखो, अगर इस बीच वाले केस की बात करें तो इसमें क्या था, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, बाहर आता हुआ, फील्ड अंदर की तरफ था,
और हमेशा इसके घूमने की वजह से भी एरिया वेक्टर में तो कोई चेंज हुआ नहीं, एंगल यहाँ पे सेम रहा, थीटा सेम रहा, तो यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो एरिया वेक्टर एक बार बाहर की तरफ है, अगली बार जब लूप घूम के ऐसा हो जाएगा तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, फिर लूप जब जैसे जैसे घूमता रहेगा वैसे वैसे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता रहेगा, और इस चेंज की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा देखा गया कि या तो आप हम लिख सकते हैं कि करंट इज देयर व्हेन B इज चेंजिंग, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या फिर एरिया इज चेंजिंग, एरिया चेंज कर रहे हो, या फिर एंगल बिटवीन B एंड A इज चेंजिंग। इन सारे केसेस में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये सारे केसेस आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और इनके बीच का एंगल, क्या यही चीज अभी मैंने फ्लक्स में बात करी थी? क्या आपने फ्लक्स को ऐसा ही डिफाइन किया था, बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए? तो देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, एरिया चेंज होता है या थीटा चेंज होता है, हर केस में वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर ये तीनों में से कोई भी चेंज हुआ मतलब फ्लक्स भी चेंज हुआ, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और यही चल के आगे लेंज लॉ बना, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन भी बताई कि करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि if there is any change in the flux through the loop, if there is any change in the flux through the loop, there is current। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर किसी कंडक्टिंग लूप में फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमें यही अब पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि कैसा लूप हो, कैसा चेंज होगा, कैसा करंट आएगा, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर के हमारे पास दो पार्ट हैं, पूरे चैप्टर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक जो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेगा कि करंट प्रोड्यूस हो तो रही है, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरी बात जो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट के बारे में, कि करंट ठीक है डायरेक्शन आपने देख ली, लेकिन कितनी करंट इसमें प्रोड्यूस हुई। ये दोनों बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ डील करेगा वो होगा लेंज लॉ। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के साथ बात करेगा वो होगा फैराडेज लॉ। तो ये दो लॉज हमें पढ़ने हैं, एक लेंज, दूसरा फैराडेज लॉ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंज लॉ की। तो लेंज लॉ क्या कहता है भाई? उन्होंने ये बोला कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रखते हैं और वहां उस लूप से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, ध्यान से सुनेगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी कि जिसने उसे पैदा किया वो उसे ही खत्म करने की कोशिश करेगा। फिर से बोलता हूं, current flows in such a fashion that it tries to oppose the cause which has produced it। जिस वजह से वहां करंट प्रोड्यूस हुआ है उसी को वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं जल्दी से, कि अगर आपने यहाँ पे फील्ड को इंक्रीज किया, लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और यहाँ फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है भाई? जिधर सॉरी फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। फ्लक्स तो एक स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। तो फील्ड आपने इंक्रीज किया, अंदर की तरफ फील्ड इंक्रीज हुआ, और इसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक तो अपने को बात समझ में आ गई। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो लेंज ने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हुआ
उसकी वजह से वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो उस फील्ड को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे अंदर फील्ड बढ़ने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, है ना। फील्ड बढ़ा अंदर की तरफ, इसलिए करंट प्रोड्यूस हुआ। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कोशिश ऐसी करेगा कि जो फील्ड अंदर की तरफ बढ़ा था उसे अपोज करूं, मतलब इस बार ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा करंट, वो बाहर की तरफ करना चाहेगा। तो इस बार जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट जिसे कहते हैं, वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, सच दैट, इसकी वजह से आप अगर फील्ड देखो तो ये आपके राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं, फील्ड क्लॉकवाइज या सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगा तो थंब आ रहा है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ऐसा, बाहर की तरफ। तो इसने उस चेंज को अपोज किया जिसकी वजह से ये खुद पैदा हुआ था। फिर से एक बार बताता हूँ, चेंज क्या था यहाँ पे, अंदर की तरफ फील्ड का बढ़ना, ठीक है, ये था चेंज। इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट किस डायरेक्शन में चला, सच दैट वो उस चेंज को ही अपोज कर सके। तो करंट ऐसा बना कि इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आया। तो उसने इस चेंज को, जो अंदर की तरफ फील्ड बढ़ा था, उसको अपोज किया खुद का फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करके। क्लियर है बात। तो ये था लेंज लॉ, जिन्होंने बोला, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, करंट फ्लो करंट flows in such a fashion that it tries to oppose the cause which has produced it। ठीक है, करंट ऐसे बहता है कि वो उसे ही नष्ट करेगा जिसे उसने पैदा किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब आपसे कुछ जल्दी से बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि आप कितना समझ पाए इस बात को। एक लूप यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, इस तरीके से फील्ड है। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि अगर यहाँ पे फील्ड डिक्रीज हो रहा है, कि अगर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताइए, करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज ये हो रहा है कि जो बाहर की तरफ वाला फील्ड है वो कम हो रहा है। दिस इज चेंज, जो फील्ड बाहर की तरफ है वो कम हो रहा है, ये कम होना यहाँ पे चेंज है। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस चेंज को अपोज करना चाहेगा, मतलब जो कम हो रही है क्वांटिटी उसे कम होने से रोकेगा, मतलब ये खुद भी बाहर की तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा। ठीक है बात, फिर से बताता हूँ, चेंज क्या था यहाँ पे, फील्ड का कम होना। करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करना चाहेगा। अपोज कैसे कर पाएगा, तो उसको कम होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, खुद का फील्ड भी वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो भी आएगी ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट इस इंड्यूस्ड करंट का जो फील्ड आएगा वो भी बाहर की तरफ आएगा और इस चेंज को वो अपोज करेगा। क्लियर है बात। और देखते हैं, इस बार आपसे पूछा गया कि यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, और इसके पास एक वायर निकल रहा है जिसमें करंट जा रही है इस तरीके से। ठीक है, ये करंट है इसमें। तो हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो हमने बात करी थी राइट हैंड थंब रूल की, कि करंट की डायरेक्शन में आप राइट हैंड का थंब रखेंगे, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आपको करंट की डायरेक्शन मिले, सॉरी फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। या फिर राइट हैंड पाम रूल भी बोला था हमने, कि आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करिए टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे आपको फील्ड चाहिए, पाम की डायरेक्शन आपको देगी फील्ड की डायरेक्शन। तो इस अगर मैं इस लूप के अंदर देखूं तो लूप के अंदर फील्ड आएगा अंदर की तरफ बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब बोला गया कि ये जो करंट कैरिंग वायर का करंट है इसे आपने इंक्रीज कर दिया, तो इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपसे पूछा गया। ठीक है,
तो क्या करना चाहिए, देखो फिर से फील्ड था अंदर की तरफ, अब अपन लूप की बात कर रहे हैं, फील्ड था अंदर की तरफ, पास वाले में करंट बढ़ा तो यहाँ पे फील्ड भी बढ़ेगा, ये बात तो हम कर चुके हैं पहले ही कि करंट कैरिंग वायर से जो फील्ड होता है वो सीधा सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। म्यू नॉट एन आई वाला हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, है ना। तो ठीक है भाई, करंट बढ़ा तो अंदर फील्ड भी बढ़ेगा। अब यहाँ चेंज क्या हुआ, अंदर की तरफ फील्ड का बढ़ना, ये हुआ चेंज। इस चेंज को अपोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड बढ़ा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाना पड़ेगा। अब फील्ड कौन लगाएगा, इंड्यूस्ड करंट। कैसे लगाएगा, सच दैट कि इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो वो बाहर की तरफ हो। तो यहाँ भी ये एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, सच दैट ये खुद जो फील्ड जनरेट करे वो बाहर की तरफ आए, इसकी वजह से अंदर जो इंक्रीज हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो सके या वो अपोज हो सके। ठीक है बात। ऐसे ही अगर आपको इस बार करंट दे रखा है इस तरीके से, लूप यहाँ पे है और बोला इस बार करंट यहाँ पे कम हो रहा है, करंट अगर कम हो रहा है तो भाई इसके वजह से फील्ड तो था यहाँ पे ऐसा, आप देख सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से, करंट की तरफ आप थंब रखेंगे, फिंगर स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द लूप, पाम किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब फील्ड जो है यहाँ पे अंदर की तरफ है। अब करंट कम हो रहा है तो अंदर वाला फील्ड भी कम हो रहा है, अगर अंदर वाला फील्ड कम हो रहा है तो अपोज करना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करें, जो फील्ड जो करंट प्रोड्यूस होगा वो फील्ड ऐसा लगाएगा कि उसका फील्ड भी अंदर की तरफ आ जाए, और अगर अंदर की तरफ फील्ड आता है तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, सच दैट इसकी वजह से भी फील्ड अंदर आए, फील्ड अंदर आएगा तो उस चेंज को जो अंदर कम हो रहा है उसे वो अपोज कर पाएगा। ठीक है सारी बातें। और देखो अगर आपको ऐसा दे रखा है कि एक करंट कैरिंग लूप यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट चल रहा है आई, और इस लूप के बाहर एक लूप और रखा हुआ है जिसमें अभी कोई करंट नहीं है। तो जब इसके अंदर अंदर वाले लूप में करंट चल रहा है और करंट अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, फील्ड भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या किया, इस करंट को इंक्रीज करना शुरू किया। इस करंट को जैसे इंक्रीज करेंगे इसकी वजह से जो अंदर फील्ड है वो कैसा है, इसकी वजह से जो अंदर फील्ड है वो देखो कैसा आएगा फील्ड, अंदर इसकी वजह से फील्ड आएगा अंदर की तरफ और बाहर इसकी वजह से फील्ड आएगा ऐसा बाहर की तरफ, है ना। करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड कैसा आता है, आप लूप की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो अंदर की तरफ तो प्लेन से अंदर की तरफ आया, ठीक है, और वैसे बाहर की तरफ जो आएगा वो प्लेन से बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ जो जो भी फील्ड होगा वो ऐसे बाहर की तरफ वाला फील्ड होगा। ओके, अब अगर बाहर वाले लूप की बात करो तो जैसे आपने करंट इंक्रीज किया ये फील्ड इंक्रीज हुआ, अगर फील्ड इंक्रीज हुआ जो कि बाहर की तरफ वाला है, अगर ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो कैसा आना चाहिए, इस फील्ड को, इस इंक्रीज इन फील्ड को अपोज करना चाहिए। तो वो आएगा इस तरीके से सच दैट वो इसको अपोज करे, आई इंड्यूस्ड आएगा ऐसा कि वो इसको अपोज करे। ठीक है बात। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, इस लूप के ऊपर एक वायर यहाँ पे जा रहा है, या एक चलिए एक लूप यहाँ रख लेते हैं, एक लूप ऐसा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इस लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है ऐसा आई, और इस करंट को आप कर रहे हैं अब डिक्रीज। क्या, चलिए एक काम करते हैं, करंट वहां ना मान के करंट अपन इस बड़े लूप में मान लेते हैं। तो करंट आपने यहाँ प्रोड्यूस कर रखा है इस तरीके से, करंट इसमें जा रहा है आई और इस करंट को आप डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा गया जो ऊपर लूप रखा हुआ है उस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, भाई पहली बात तो उस लूप में अपने को फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखें, यहाँ तो 4 वायर हैं, चारों वायर की वजह से वहां फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं सबसे ऊपर वाला वायर लेता हूँ, ये वाला वायर अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक बार के लिए, तो ये इस वायर की वजह से करंट जा रहा है इस तरफ, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे
तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, लूप की तरफ, जो सर्कुलर लूप है उसकी तरफ फिंगर्स रखेंगे, अंदर की तरफ उसकी वजह से आपको फील्ड मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से फील्ड मिला अंदर। ओके, जो नीचे वाला वायर है ये वाला, अगर इसकी बात करें तो इसमें टुवर्ड्स राइट आप थंब रखेंगे, फिंगर्स स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स सर्कुलर लूप, ऊपर की तरफ इसकी वजह से करंट मिल रहा है, फील्ड इसके ऊपर की वजह से मिल रहा है। ठीक है, पर ये दोनों में से ज्यादा फील्ड किसका होगा? ऑब्वियसली पास वाले का, जो सर्कुलर लूप के पास है उसकी वजह से फील्ड ज्यादा होगा। तो अगर इसको मैं B1 कहता हूँ, इसको B2 कहता हूँ, तो जो B1 अंदर था इज मोर देन B2 जो बाहर वाला है ना। और बाकी दोनों वायर्स जो हैं उनकी वजह से वहां पे सेम इफेक्ट आने वाला है, अब हम देख पा रहे हैं, आप चाहें तो एक बार देख भी लीजिए। इसकी वजह से वहां फील्ड कैसा आएगा, करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, थंब रखेंगे इस तरफ, उसकी वजह से फील्ड आता है ऊपर, इधर देखेंगे तो थंब रहेगा इस तरफ, फील्ड आएगा ऊपर की तरफ। तो जो नेट फील्ड इसमें बन रहा है वो बनेगा कुछ ऐसा। और आप करंट डिक्रीज कर रहे हैं तो ये फील्ड भी डिक्रीज होगा, फील्ड जब डिक्रीज होगा तो चेंज को अपोज करेगा, इसमें भी जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा सच दैट ये इस चेंज को अपोज करे। तो इसमें एक क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा सच दैट फील्ड ये भी अंदर की तरफ प्रोड्यूस करे, ताकि उस अपोज जो चेंज हुआ है उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, अब सोचिए लूप की जगह अपन ऐसा कर देखें कि एक लूप यहाँ रखा हुआ है ऐसा, और यहाँ पे एक मैग्नेट है। ठीक है, आप यहाँ पीछे से इसको देख रहे हैं, ये आपकी आंख है, आप इसे पीछे से यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। इस मैग्नेट की वजह से इस लूप पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इसको ऐसा बनाते हैं, ये इसका एक्सिस है ताकि आपको समझ में आ जाए लूप कैसा है। ठीक है, इस तरीके से लूप यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, आप इधर से देख रहे हैं, लूप की तरफ आप देख रहे हैं। अब आपको बोला गया कि अगर इस मैग्नेट को मैं v वेलोसिटी से आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, इस मैग्नेट को मैं इस लूप के पास में लेके गया, तो पूछा गया बताइए लूप में करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बात क्वेश्चन क्लियर है? इस बार मैग्नेट को जिसका नॉर्थ पोल इस लूप के पास है, मैं इसे टुवर्ड्स द लूप लेके गया, पूछा गया बताइए लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आसान सी बात है, हमें पता है कि नॉर्थ की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है नॉर्थ से अवे, तो यहाँ से जो फील्ड पास हो रहा है वो ऐसा पास हो रहा है। ठीक है, अब आप इसे अगर पास में लेके जाते हो तो जितना ही बार मैग्नेट पास जाएगी उतना ही फील्ड इंक्रीज होता रहेगा, उतना ही फ्लक्स इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फील्ड है वो भी इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन का जो फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो लूप में करंट ऐसा आना चाहिए कि ये इस इंक्रीमेंट को अपोज कर सके। तो मतलब इसकी वजह से जो करंट आना चाहिए उसका फील्ड इस तरीके से होना चाहिए कि वो टुवर्ड्स लेफ्ट अपना फील्ड प्रोड्यूस करे। क्लियर है बात? तो इस टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोड्यूस करना है मतलब करंट ऐसी फ्लो होनी चाहिए सच दैट इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तभी तो वो इसको अपोज कर सकेगा। ठीक है बात? और सोचो कि अगर ये लूप का फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, मतलब ये लूप जो है, क्या मैं उसे ऐसा बना सकता हूँ कि एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें भी जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर बात? लूप में जो करंट प्रोड्यूस हुई वो टुवर्ड्स लेफ्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो उस लूप को मैं एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ जिसमें नॉर्थ जो है वो इस तरफ है ताकि फील्ड की डायरेक्शन सेम रहे। और अब आप समझ पाते हैं कि लेंज लॉ ने जो बोला था कि ये उसको अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ। ये प्रोड्यूस क्यों हुआ था? पहले वाली मैग्नेट के पास आने की वजह से, इस वी वेलोसिटी की वजह से वो पास आया, इसलिए कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ। और उसी को अपोज कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो मैग्नेट बनी वो ऐसी बनी है नॉर्थ साउथ की, इस पहले वाली नॉर्थ साउथ को ये रिपेल करेगी। देखिए दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पास में है ना। तो यही लेंस लॉ ने कहा था कि वो अपने कॉज को ही अपोज करता है। अब सोचिए अगर यही आप ऐसा बनाते कि आप इधर से ही देख रहे हैं, इस बार आप यहाँ पे साउथ और नॉर्थ मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाते, लूप अभी भी ऐसा ही है, तो
अब बताइए करंट किस डायरेक्शन में होता। तो हम कहते हैं कि साउथ के जो फील्ड आता है वो आता है इस डायरेक्शन में, और ये वाला फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए कि इस फील्ड को डिक्रीज करे। मतलब करंट ऐसा होना चाहिए कि फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, और वो करंट कैसा हो सकता है, वो होगा इस तरीके से। ठीक है, वो करंट ऐसा होगा ताकि फील्ड इस डायरेक्शन प्रोड्यूस हो, इसको कह सकते हैं बी इंड्यूस्ड। अब आप फिर से देख सकते हैं कि इसके पास आने की वजह से ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, तो ये साउथ और नॉर्थ यहाँ पे है, और इसे हम ऐसा मान सकते हैं कि क्योंकि फील्ड उस तरफ है तो नॉर्थ उस तरफ होगा, यहाँ साउथ होगा, अगेन यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो हमेशा फील्ड ऐसा होता है, या करंट ऐसा प्रोड्यूस होता है कि वो अपने को प्रोड्यूस करने वाले कॉज के ही अगेंस्ट काम करता है। ठीक है बात। अब नीट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भाई एक लूप यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा, और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है इसके एक्सिस पे ऐसे। ठीक है, और इस तरफ है नॉर्थ, इस तरफ है साउथ। बोला गया कि ये रिलीज्ड अंडर ग्रेविटी, दिस इज रिलीज्ड अंडर ग्रेविटी। इस मैग्नेट को इस लूप के एक्सिस पे रखा गया और वहां से ड्रॉप किया गया। तो ड्रॉप किया तो पूछा गया आपसे इसका जो एक्सेलरेशन है, इस लूप का जो नीचे, इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, ये लूप फिक्स्ड है यहाँ पे, इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए कि दिस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। ऐसे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए। क्या इसमें आंसर होना चाहिए? बोला गया है कि उसको रिलीज अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई आपकी तरफ से उस पर आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा है, सीधा सीधा उसको बस रिलीज कर दिया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जी के बराबर, कम या ज्यादा? तो अगर ये नीचे लूप नहीं होता, सिर्फ मैग्नेट गिर रही होती, तो वो जी से गिरती, फ्री फॉल मोशन होता। लेकिन क्योंकि ये लूप यहाँ पे है, और लूप क्या करेगा कि जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगी वैसे वैसे इसके लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि ये लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जो ऊपर वाली मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, जो अभी हमने यहाँ बात करी थी इसी तरीके से, कि वो लूप ऐसा बिहेव करेगा सच दैट वो उस मैग्नेट को रिपेल करे। वही केस यहाँ भी बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पे रिपल्शन वाली बात आएगी, रिपल्शन वाली बात आते ही जो उसका एक्सेलरेशन है वो जी से कम हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा बी, एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अगर ये करें तो लूप वहीं रखा हुआ है अभी भी, वही फिक्स्ड लूप है, इस बार आपने मैग्नेट को नीचे से ड्रॉप किया, वही नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और यहां से आपने इसको ड्रॉप किया, रिलीज्ड। ठीक है, इस बार आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, और यही तीन ऑप्शन है, तो इस बार एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए मोर देन जी, ए लेस देन जी, और ए इक्वल टू जी, वही तीन ऑप्शन आपके पास। बताइए इस बार क्या करें? इस बार भी आंसर होगा ए लेस देन जी। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया ये हमेशा कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है यहाँ पे? इस मैग्नेट का इस लूप से दूर जाना इज द कॉज। ये मैग्नेट इस लूप से दूर जा रही है, उससे फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है, इसकी वजह से उसमें इंड्यूस करंट आ रहा है। तो ये कॉज को अगर अपोज करेगा तो मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। इसका मतलब ये लूप एक ऐसा बिहेव करेगा जैसे साउथ नॉर्थ हो, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों करेगा? ताकि इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज ना हो, वो फ्लक्स कांस्टेंट रहे। क्लियर है बात? तो इस बार भी जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी होगा, क्योंकि इस बार इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये इसको जी से नीचे नहीं गिरने देगा। तो ध्यान रखिए हमेशा कॉज को अपोज करता हुआ ही यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा या करंट इंड्यूस होगा। ठीक है बात? चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फ्लक्स से रिलेटेड और लेंज लॉ से रिलेटेड। आपसे पूछा गया कि एक लूप यहाँ पे है ऐसा,
उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक स्क्वायर एरिया में है बस। स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, लूप की जो रेडियस है वो आर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बी है। आपसे पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर लूप कितना है। फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर लूप कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन दो दे देता हूं मैं आपको, दो ही हैं। फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया, तो आप एरिया कौन सा लेंगे, खाली स्क्वायर वाला या एरिया आप लेंगे पूरे लूप वाला? क्या आपका आंसर होना चाहिए इसमें से? तो आंसर होगा आपका ए, जितने एरिया में फील्ड है उतना ही एरिया फ्लक्स के लिए यूज होता है। तो जब आप लिखते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो वहां जो ए है, दिस ए इज द एरिया इन द लूप where magnetic field is present। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्लक्स लिखते हैं तो फ्लक्स में आपको एरिया वही कंसिडर करना है जिसमें एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जैसे आपको अगर बोला गया कि एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड यहां से आगे की तरफ है ऐसा, और ये हाफ है, यहाँ सेंटर है, रेडियस है, तो इसके लिए, इस लूप के लिए बताइए फ्लक्स कितना है। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे फ्लक्स थ्रू दिस लूप इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू। हाफ ऑफ द एरिया आप कंसिडर करेंगे क्योंकि उस हाफ एरिया में ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है बात? तो अब ये बात आप समझ गए कि फ्लक्स के लिए हमें जो एरिया लेना होता है वो एरिया उतना ही लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। और करंट की डायरेक्शन भी आप लेंस लॉ से समझ गए। इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि एक एरिया है यहाँ से यहाँ तक जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में है। यहाँ बाहर एक लूप है, वो लूप इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। इसके पास, इस लूप के पास एक वेलोसिटी है v, और वो इसमें एंटर कर रहा है। तो जब ये एंटर कर रहा है तो क्या इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड करंट आना चाहिए इस लूप के अंदर? अगर आना चाहिए तो किस डायरेक्शन में आना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन, क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, ये लगातार अंदर आता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये अंदर आएगा वैसे वैसे इसमें से पास होने वाला फील्ड जो है, जो एरिया है, वो इंक्रीज होता रहेगा, फ्लक्स इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि ये जब पूरा लूप बाहर था फ्लक्स जीरो था, थोड़ा सा अंदर आया तो जितना एरिया अंदर है उससे फ्लक्स पास हुआ, थोड़ा और अंदर आया तो वो एरिया इंक्रीज हो गया जिससे फील्ड पास हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे ये पूरा अंदर आएगा वैसे वैसे इसका फ्लक्स बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे इस लूप से चेंज इन द फ्लक्स है, और जब चेंज इन द फ्लक्स होता है तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पे इंड्यूस करंट होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, सच दैट वो इस इंक्रीज इन फ्लक्स को चेंज कर सके। मतलब वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो ऐसा करेगा कि उसकी वजह से फील्ड ऐसा हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक बार वो अगर पूरा अंदर आ गया, अब वो यहाँ पे है, इस फील्ड के अंदर चल रहा है, तो क्या इसमें कोई करंट प्रोड्यूस होगा? क्या आपको करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पे इसमें करंट जीरो होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जब इस रीजन में चल रहा है तो इस रीजन में हर जगह फील्ड है और ये पूरा का पूरा लूप अंदर है, इसके फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं है। क्लियर है? जब कोई वेरिएशन नहीं है फ्लक्स में तो कोई इंड्यूस करंट भी नहीं होगा, यहाँ पे आई इसका जीरो होगा। अब नेक्स्ट, जब ये यहाँ से बाहर की तरफ चल रहा है, तो जब बाहर की तरफ चल रहा है तो बताइए इसमें करंट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि अब इससे पास होने वाला फ्लक्स लगातार कम होता जा रहा है। जैसे बाहर निकल जाएगा रीजन से, वो एरिया जिससे फील्ड पास हो रहा है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसका मतलब फ्लक्स भी लगातार कम होता जा रहा है। और जब फ्लक्स कम हो रहा है तो इसमें फ्लक्स का वेरिएशन है, करंट इंड्यूस होगा। और वो कैसा होगा कि वो जो फ्लक्स कम हो रहा है उसको अपोज करे, कम होने को अपोज करना है। मतलब जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा होगा सच दैट इसका अपना फील्ड भी ऐसा आ सके, ताकि इस कम होते हुए फ्लक्स को अपोज कर सके। क्लियर है बात? तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चंस में हम इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को आप ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को आप गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से कैसे जोड़ेंगे? तो लेट्स से यहाँ पे एक लूप है ऐसा, ठीक है, और इसको आपने नीचे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से एक सर्किट से। इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पूछा गया इस गैल्वेनोमीटर के लिए इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, ठीक है, ये इसका है और ये लूप है, ये इसका एक्सिस है। यहाँ पे एक मैग्नेट रखी है नॉर्थ साउथ और इसे आप ला रहे हैं इस तरीके से इस तरफ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया बताइए इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कैसा होगा। गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ या नो डिफ्लेक्शन। ये सब तीन ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। लेफ्ट, राइट या नो डिफ्लेक्शन, ये आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। बताइए क्या होना चाहिए। भाई सीधा सा हिसाब है, मैग्नेट इसके पास आ रही है, ये इसको अपोज करना चाहेगा, रिपल्शन करेगा। रिपल्शन कैसा करेगा कि सच दैट ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे जो कि इस तरीके से रखी हुई है नॉर्थ साउथ की तरह, है ना। तो इसकी वजह से जो फील्ड आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और इस लूप के अगर वजह से फील्ड अगर उस डायरेक्शन में है तो इसमें जो करंट पास होगा वो कुछ ऐसा पास होगा ताकि वो टुवर्ड्स राइट फील्ड प्रोड्यूस कर सके। तो टुवर्ड्स राइट जो फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, करंट चलेगा ऐसा, तो आप कह सकते हैं कि करंट यहाँ पे इस तरीके से फ्लो होगा, जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो भी ऐसा होगा और करंट इधर से पास हो जाएगा। तो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, क्वेश्चन में इस पे आपको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन आराम से। चलिए तो लेंज लॉ को अपन यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फैराडेज लॉ की, बात करेंगे कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और उससे आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे कि मोशनल ईएमएफ कितना आता है, कि अगर आप एक कंडक्टर को एक फील्ड में मोशन में लेके चलें तो क्या उसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछिए और पढ़ते रहिए।